योगा, हमने योगा के फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और बायोकेमिकल उसके क्या करें, बेनिफिट करें और किस प्रकार से वो डिजीज से बचने में हमारी हेल्प कर सकता है। आज हम कर रहे हैं लाइफस्टाइल डिजीज के बारे में कर रहे हैं। लाइफस्टाइल डिजीज क्या है? लाइफस्टाइल डिजीज आर द डिजीज विच अकर इन अवर लाइफ ड्यू टू इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल। हमारी जीवन शैली ठीक ना होने की वजह से, हमारा लाइफस्टाइल ठीक ना होने की वजह से हमारे जीवन में जो बीमारियां आ जाती है उन्हें लाइफस्टाइल डिजीज कहा जाता है। अब ये देखिए कि कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं आपके सिलेबस में, 5 है जो मैं भी आपको बता रही हूँ, जिसमें से इस साल के लिए आपको बैक पेन नहीं करना है। अब ये देखिए कि डायबिटीज, ओबेसिटी है सबसे पहले, मोटापा, फिर डायबिटीज जिसको क्या कहा जाता है, मधुमेह, अस्थमा, उसके बाद आपका हाइपरटेंशन और फिर बैक पेन। ठीक है, अब हम इसको में से एक एक को डिस्कस करेंगे। पहले हम करेंगे कि लाइफस्टाइल डिजीज को कैसे, क्या रिक्वायरमेंट है उसको ठीक करने के लिए और योगा क्यों उसके लिए इतना बेनिफिशियल है। लाइफस्टाइल डिजीज जैसे कि आपको पता है कि बैड लाइफस्टाइल, इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल या आप कह सकते हो कि नेगेटिव लाइफस्टाइल की वजह से आपकी लाइफ में जो डिजीज आ गई। ज्यादातर ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसको आप कहोगे आरामप्रस्त जीवन। हमारी बॉडी एक मशीन है, हमें फिजिकल एक्टिविटीज भी उतनी जरूरी है जितनी और एक्टिविटीज जरूरी है। और फिजिकल एक्टिविटीज को जब हम नहीं करते हैं तो जो हमारी बॉडी है उसमें डिफरेंट जो हार्मोन का सिक्रेशन है उसमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। तो इसी कारण से क्या होती है, हमें लाइफस्टाइल डिजीज हो जाती है। तो क्या है ये हमें समझ में आ गया कि ये किस कारण से होती है। अब हमें आगे चलना है कि करना क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, योगिक प्रिंसिपल इज हेल्पफुल इन द मैनेजमेंट ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज। अगर कुछ लोगों का मानना है कि लाइफस्टाइल डिजीज है, अगर आपको शुगर हो गया, डायबिटीज होगी, कभी ठीक नहीं होगी, मोटापे का शिकार हो गए, कभी ठीक नहीं होने वाला, तो लोगों ने एक मिसकंसेप्शन बना रखा है कि कभी ठीक नहीं होंगे। बेटा ये ठीक भी हो सकते हैं, क्योर भी किए जा सकते हैं, इनसे बचा भी जा सकता है और अगर ये हो गए हैं तो इनके साथ एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल भी जिया जा सकता है, एक प्रॉपर तरीके से एक साधारण जीवन भी जिया जा सकता है। जैसे कि बहुत लोग ये कहते हैं कि डायबिटीज का कोई इलाज नहीं है या अस्थमा का कोई इलाज नहीं है। इलाज यही है कि ये आपके लाइफस्टाइल ठीक ना होने की वजह से एग्जिस्टेंस में आए, आप एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल की तरफ चलो, पॉजिटिव लाइफस्टाइल अपना लो, इसके साथ भी क्या कर सकते हो कि आप अच्छा जीवन जी सकते हो। अब देखते हैं कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स। अगर किसी को लाइफस्टाइल डिजीज हो गई तो बेटा सबसे पहले तो उसको फिजियोलॉजिकल रिकंडीशनिंग की जरूरत है, समझाने की जरूरत है कि एक बीमारी है, अक्रेंस में आ गई क्योंकि आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं था। अब इसके लिए आपको पहली बात तो मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार होना है कि अब इस बीमारी का आपको सामना करना है, तो आपको अपना लाइफस्टाइल ठीक करना होगा, तो फिजियोलॉजिकल रिकंडीशनिंग की जरूरत है। फिर उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एप्रोप्रिएट एटीट्यूड्स, मतलब अपने लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड लाने की जरूरत है, एप्रोप्रिएट एटीट्यूड से चलना है। एप्रोप्रिएट एटीट्यूड्स कहाँ से आएगा? योगा से आएगा, मेडिटेशन से आएगा। तो एक जीवन की शैली बनाकर चलनी है। उसके बाद है स्ट्रेस मैनेजमेंट। जब आपको कोई बीमारी हो जाती है तो, और जब आपको ये पता हो कि इसका इतना कोई अच्छे से इलाज नहीं है, तो लोगों को स्ट्रेस भी होता है या जीवन के और भी स्ट्रेस है, और कई बार तो स्ट्रेस की वजह से लाइफस्टाइल डिजीज होती है। तो इनको स्ट्रेस को मैनेजमेंट करना सिखाया जाना चाहिए, इसमें भी योगा बहुत हेल्पफुल है। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी का एक मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, अगर वो खराब हो जाता है तो आपको लाइफस्टाइल डिजीज होती है। तो मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने में भी योगा बहुत हेल्पफुल है। उसके बाद है रिलैक्सेशन, तो बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, माइंड को रिलैक्स करने में भी योगा बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज? लाइफस्टाइल डिजीज को ठीक करने की क्या रिक्वायरमेंट है कि सबसे पहले तो आप जो व्यक्ति है उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग करोगे, उसका एप्रोप्रिएट एटीट्यूड डेवलप करोगे, उसको स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाओगे, नॉर्मलाइजेशन करोगे उसके मेटाबॉलिज्म का और रिलैक्सेशन करोगे उसको। अब कहता है कि ये सारी जो चीजें है ना, ये जितने भी फैक्टर्स आप कह सकते हो कि लाइफस्टाइल डिजीज को ठीक करने के लिए चाहिए, वो सारे योगा में। तो योग क्या है? योग प्रिंसिपल इज वेरी हेल्पफुल इन द मैनेजमेंट ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज। अगर आपकी लाइफ में, किसी की भी लाइफ में लाइफस्टाइल डिजीज आ जाती है, तो अगर उनके
साथ एक पॉजिटिव जीवन जीना चाहते हो तो बेटा योग को अपने जीवन में अपना लेना चाहिए। और जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ, योगा इज ए प्रिवेंटिव मेजर। योगा को अपनी जीवन शैली में पहले ही अपना कर चलो, क्योंकि अगर योग को अपनाया तो बीमारियों से बचे रहोगे। तो आज हम पहले इसमें आपके लिए रखें ओबेसिटी, डायबिटीज, अस्थमा, हाइपरटेंशन और बैक पेन। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ओबेसिटी। ठीक है, आज हम ओबेसिटी करेंगे जिसको हिंदी में कहा जाता है मोटापा। क्या है बेटा मोटापा? नॉर्मली तो हमको लगता है कि जो नॉर्मल से थोड़ा सा मोटा दिखता है उसको मोटा मोटा कह देते हैं। क्लास में आप देखते होंगे कि एक बच्चा जो सबसे हेल्दी है उसको सब बच्चे मोटा कह देते हैं। मोटापा है क्या वास्तव में? ठीक है, मोटापा कुछ साइंटिस्ट तो इसको बीमारी भी नहीं मानते, बट इसको बीमारी इसलिए माना जा रहा है क्योंकि मोटापा बहुत सारी और बीमारियों की जड़ है। ठीक है ना, इट इज द रूट। अब इसकी वजह से बैक पेन होता है, इसकी वजह से अर्थराइटिस हो रहा है, इसकी वजह से मोटे लोगों को डायबिटीज ज्यादा हो रहा है। तो बहुत सारी बीमारियों का रूट होने की वजह से क्या हो रहा है, इसको एक डिजीज मान लिया गया है, इसको एक लाइफस्टाइल डिजीज माना है। तो मोटापा क्या है? जब आपकी बॉडी का वेट एक नॉर्मल लेवल से बढ़ जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है? ओबेसिटी कहा जाता है। देखते हैं कैसे डिफाइन करा है। A condition in which the amount of fat in the body increase to a large extent। हमारी बॉडी के लिए जैसे मैंने कहा कि बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है बेटा। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी है, प्रोटीन भी है, फैट्स भी है और वाटर भी है, विटामिन भी है, मिनरल्स भी है। तो फैट हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। बट जब फैट का एक एक्सटेंट से ज्यादा फैट आप लेते हो तो वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? मोटापा या ओबेसिटी कहा जाता है। तो अ कंडीशन इन विच द अमाउंट ऑफ फैट इन द बॉडी इंक्रीजेस टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। जब बॉडी में फैट का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है? ओबेसिटी कहा जाता है। कितना बढ़ जाए? नॉर्मल जो वेट होना चाहिए, जो हमारा वेट है वो हमारी हाइट के अकॉर्डिंग मापा जाता है। उसको हम BMI से मापते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। अगर जितना आपका वेट होना चाहिए उससे 20% इंक्रीज हो जाता है तो उसको मोटापा कहते हैं। ठीक है, अगर आपका वेट 50 होना चाहिए, ठीक है, उसका 50 का 20% अगर आप देखोगे तो 60 होता है। तो अगर आपका वेट 60 को क्रॉस कर जाए तो बेटा आप मोटापे के शिकार माने जाओगे। तो व्हाट इज ओबेसिटी? ओबेसिटी मतलब इंक्रीज इन फैट अप टू एक्सट्रीम लेवल आप कह सकते हो, या एक लार्ज एक्सटेंट तक जब आपका फैट बढ़ जाता है, बॉडी फैट बढ़ जाता है तो उसी को ओबेसिटी कहते हैं। अब उसके बाद देखते हैं बेटा ओबेसिटी की वजह से, ड्यू टू ओबेसिटी डिजीज लाइक डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर ये कॉज्ड होते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए कंडीशन क्या हो जाती है? और सीवियर हो जाती है। इसलिए मोटापा क्या है? बहुत सारी बीमारियों का रूट होने की वजह से और ज्यादा सीरियस कंडीशन में है। तो मोटापे से बचना चाहिए, क्योंकि अगर मोटे हो गए तो फिजिकल एक्टिविटीज करने में प्रॉब्लम होगी, और फिजिकल एक्टिविटीज बॉडी नहीं करेगी तो बॉडी क्या हो जाएगी? बॉडी जो मशीन है वो क्या कर जाएगी? उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो अब क्या करते हैं, पहले रीजन देखते हैं कि मोटे होते क्यों हैं लोग। सबसे जो पहला रीजन है बैड हैबिट्स ऑफ ईटिंग। खाने की जो आदतें हैं ना बेटा वो ठीक ना होने की वजह से लोग मोटे होते हैं। कुछ लोग वो बार बार खाते रहते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं ज्यादा फ्राइड फूड खाते हैं, तो इस कारण से मोटे हो जाते हैं। तो खाने की जो बैड हैबिट्स हैं उसकी वजह से लोग मोटे होंगे। डेटोरेशन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। डेटोरेशन का मतलब होता है किसी चीज का लेवल गिर जाना, पतन हो जाना एक तरीके से। तो डाइजेस्टिव जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक ना होने की वजह से क्या हो जाता है? लोग मोटे हो जाएंगे, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा पाचन तंत्र अगर ठीक से काम नहीं करेगा तो खाना ठीक से आप ये कह सकते हो कि बॉडी उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगी, तो फैट एक्यूमुलेट होने लग जाएगा और व्यक्ति मोटा हो जाएगा। उसके अलावा भी क्या है बेटा, और भी हेरिडिटी भी इसका रीजन है। हेरिडिटी से भी कुछ लोग क्या होते हैं? मोटे होते हैं। मतलब वो कुछ उनकी डाइट भी ठीक होती है और उनका आप कह सकते हो कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक होता है, फिर भी क्या होता है? वो हेरिडिटी की वजह से मोटे होते हैं। तो अब क्या कहता है कि कैसे मापे? तो वैसे तो नॉर्मली लोग देख कर ही बता देते हैं कि आदमी मोटा है, इसमें ज्यादा फैट है, बट एक मेजर है बेटा BMI, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स क्या है? आपका जो वेट है वो
फॉर्मूला है वेट डिवाइड बाय में हाइट स्क्वायर। यहाँ पे मैंने लिखा है वेट डिवाइड बाय में हाइट स्क्वायर, वेट इन किलोग्राम एंड हाइट इन मीटर। अब नॉर्मली हम जो हाइट मापते हैं वो फीट में मापते हैं बेटा, जैसे कि जो व्यक्ति 6 फीट का होगा वो 2 मीटर लंबा होगा। इज दैट क्लियर कि 3 फीट में अप्रोक्सीमेट 1 मीटर होता है। फिर से सुन लीजिए, 3 फीट में अप्रोक्सीमेट 1 मीटर होता है, मतलब जो आदमी 6 फीट का होगा उसकी वैल्यू नीचे 2 आएगी, मतलब 2 का स्क्वायर उसका होगा। अदरवाइज 1.7, 1.8, 1.5 सबका ऐसे होगा। अब ये आपको याद रखना है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू 3 फीट है। नॉर्मली क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ वैल्यू देगा, आपको वैल्यू पुट करनी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मूला याद रखना है वेट डिवाइड बाय में हाइट का स्क्वायर। वेट किलोग्राम में होगा और हाइट मीटर में होगा। बीएमआई की टेबल है बेटा, बॉडी मास इंडेक्स की टेबल है जिसमें बीएमआई अगर आपका 18.5 से 25 के बीच में होगा तो आप क्या हो, एक नॉर्मल वेट हो। अगर आपका वेट 18.5 से 25 के बीच में आपका बीएमआई आता है तो एक नॉर्मल वेट हो। अगर 18.5 से आपका बीएमआई नीचे है तो इसका मतलब आप मेलन्यूट्रिड हो, कुपोषित हो, आपको पूरी डाइट मिल नहीं रही जितनी मिलनी चाहिए, तो आप कहीं ना कहीं कुपोषण का शिकार हो। अगर 25 से ऊपर है आपका बीएमआई तो आप एक स्वस्थ भार या हेल्दी वेट में नहीं आते हो। कई बच्चों से ये पूछा जाता है कि मोटापे का शिकार कितना बीएमआई होता है, ठीक है ना, कितना बीएमआई होगा आपका कि आपको ओबेसिटी लेवल, ओबेसिटी का हम क्या कह सकते हैं कि आपको ओबेसिटी है। तो बच्चे कहते हैं कि 25 से 25 से ऊपर 26, 7, 8 नहीं बेटा, 25 से 30 तक अगर आपका वेट है तो आपका बीएमआई तो अधिक है, बट आप ओबेसिटी लेवल कब क्रॉस करते हो, जब आपका बीएमआई 30 पर आ जाता है। अगर 30 या 30 से ऊपर बीएमआई है तो क्या हो, आप ओबेसिटी आपको है, अदरवाइज ओबेसिटी नहीं मानी जाती है। तो एक टेबल है बीएमआई की, बिल्कुल ध्यान रखना। 18.25 नॉर्मल वेट है, 18.5 से नीचे मेलन्यूट्रिड है और 25 से 30 तक आपका बीएमआई क्या है, हेल्दी वेट की कैटेगरी में नहीं आता, अनहेल्दी वेट हो। बट अगर 30 क्रॉस कर जाता है तो 30 पर क्या आ जाएगा, आप ओबेसिटी का शिकार हो। ये 1 नंबर में पूछा जाता है तो बच्चे लिख देते हैं 26 लिख देते हैं, 27 टिक कर देते हैं। नो, ओबेसिटी 30 से शुरू होगी, ये बिल्कुल ध्यान रखना है बेटा। उसके बाद देखिए, चलिए मान लीजिए कि ओबेसिटी आ गई आपके मतलब लाइफस्टाइल में आ गई ओबेसिटी आपकी, आप ओबेसिटी का शिकार हो गए, तो क्या किया जाए, क्या आप नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते? डेफिनेटली जी सकते हो। ओबेसिटी का शिकार लोग हैं वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो योगा इज अ प्रिवेंटिव मेजर, योगा इज अ, यू कैन से योगा प्रिंसिपल इज हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज। एनी डिजीज को शॉर्ट आउट करने में योगा बहुत हेल्पफुल है। तो सबसे पहले योगा में आपके आसन्स बताए गए बेटा। आसन्स की मदद से आप किस प्रकार से ओबेसिटी को क्या कर सकते हो, दूर कर सकते हो। तो इसमें 4 आपके आसन बताए हैं, ये आपको बिल्कुल ध्यान रहे। तो सबसे पहला काम तो आपका इनका नाम ही याद करना है। इनसे भी क्वेश्चन आता है, इनका प्रोसीजर पूछा जाता है, इनके बेनिफिट्स पूछे जाते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन पूछे जाते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट अभी हम केवल इनके नाम डिस्कस करेंगे। वन इज त्रिकोणासन, ठीक है। सबसे पहला जो वज्रासन है, क्या नाम है, वज्रासन। पहला जो ओबेसिटी का आसन है वो वज्रासन है। इसका एक और नाम भी दिया है, वज्रासन के बाद है हस्तोत्तानासन। हस्तोत्तानासन, हस्तोत्तानासन का नाम एक और है ऊर्ध्वहस्तासन। हस्तोत्तानासन का ऊर्ध्वहस्तासन भी नाम है। फिर है बेटा आपका त्रिकोणासन। त्रिकोणासन को ट्रायंगल पोज भी कहा गया है, त्रिकोणासन को ट्रायंगल पोज। कई बार वो ट्रायंगल पोज देगा तो आपको समझना पड़ेगा कि वो त्रिकोणासन है। एक तो वज्रासन, एक हस्तोत्तानासन, हस्तोत्तानासन का दूसरा नाम ऊर्ध्वहस्तासन, फिर त्रिकोणासन। त्रिकोणासन को ट्रायंगल पोज भी कहा जाता है। और एक है अर्धमत्स्येंद्रासन। अर्धमत्स्येंद्रासन को दूसरा नाम है हाफ लोड ऑफ द फिशेस पोज, मतलब आधी मछली वाला पोज, हाफ लोड ऑफ फिशेस पोज। अब ये देखिए कि जो 4 आसन है, एक तो वज्रासन, एक आपका हस्तोत्तानासन, एक आपका त्रिकोणासन और एक क्या है, अर्धमत्स्येंद्रासन। These 4 आसन्स आर बेनिफिशियल
इन केस ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज ऑफ ओबेसिटी। ओबेसिटी को अगर क्योर करना है या उसको ठीक करना है तो इन आसन की मदद से आप उसको कर सकते हो। अब हमें इनका प्रोसीजर भी पढ़ना है बेटा, पर वो हम अगले पार्ट में करेंगे। तो आई थिंक आपको सबको ओबेसिटी क्या हो गया होगा समझ में आया होगा।